हम आपके लिए लाए हैं एक नई कहानी। आपको अच्छा लगेगा तो चलें, शुरू करती है। नागेश एक गरीब परिवार का आदमी था। वो अपनी गरीबी से परेशान होकर बहुत सारा पैसा कमाने मुंबई आ गया। लेकिन मुंबई आते ही स्टेशन पर उसका पर्स और सामान चोरी हो गया। क्या बात है यार, मैंने मुंबई के बारे में जो सुन रखा था, जो सोचा था, ठीक वैसा ही हुआ मेरे साथ। मुंबई में कदम रखते ही नागेश का सारा सामान चोरी होने के बावजूद वो दुखी नहीं होता। उसे पता था कि मुंबई में पहले दिन से ही स्ट्रगल करना पड़ता है। बटुआ चोरी हो जाने की वजह से वो बस नहीं ले पाया। वो पैदल ही अपने दोस्त के दिए हुए ठिकाने के लिए निकल पड़ा और चलते चलते वो एक झोपड़पट्टी के सामने आ गया। यार, इस बबलू ने तो बोला था कि वो मुंबई में बहुत अच्छे फ्लैट में रहता है। ये तो झोपड़पट्टी वाला इलाका है। कहीं मैं गलत एड्रेस पर तो नहीं आ गया? मेरा फोन भी चोरी हो गया है। मैं फोन कैसे करूं उसे? तभी पीछे उसके कंधों पर किसी ने हाथ रखा। नागेश अचानक से पीछे मुड़ा और देखा कि पीछे कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त बबलू ही था। अरे नागेश, अरे तू कब आया? अरे मुझे फोन कर देता, मैं आ जाता तुझे लेने। यार बबलू, मेरे साथ तो कमाल का हादसा हो गया मुंबई पहुंचते ही। अच्छा, ऐसा क्या हुआ तेरे साथ? क्या मुंबई पहुंचते ही तुझे नौकरी मिल गई? नहीं यार, जैसे ही मैं मुंबई पहुंचा वैसे ही मेरा पर्स और सारा सामान चोरी हो गया। मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ बबलू। इसका सारा सामान चोरी हो गया और ये इतना खुश है? कहीं ये पागल तो नहीं हो गया है? बबलू, तू यही सोच रहा है ना कि मेरा सारा सामान चोरी हो जाने के बावजूद मैं इतना खुश क्यों हूँ? मैंने सुना है कि मुंबई स्टेशन पर चोर सारा सामान चोरी कर लेते हैं और जो स्ट्रगल करता है वही सफल होता है। आते ही मेरा स्ट्रगल शुरू हो गया। अब मैं बहुत पैसे कमाऊंगा। अरे यार, यहाँ पर नौकरी करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि नौकरी बहुत मुश्किल से मिलती है और पता नहीं उसमें कितना टाइम लग जाएगा। कुछ नहीं कर सकते। ऐसा करते हैं, हम लोग पानी पूरी का ठेला लगाते हैं, और वो भी जुहू बीच पर। वहाँ पर शाम होते ही लाखों लोगों की भीड़ लगती है। बहुत पैसा कमाएंगे हम लोग, और तू फिक्र मत कर। नागेश को भी उसकी बात सही लगती है और दोनों जुहू बीच पर पानी पूरी का ठेला लगा लेते हैं। लेकिन वहाँ तो पहले से ही पानी पूरी का ठेला था और वो बहुत फेमस ठेला था। बीच पर आए हुए लोग उसी ठेले से पानी पूरी खाते थे। नागेश को ठेला लगाए हुए 3 दिन बीत गया, लेकिन कोई उसके ठेले पर आया ही नहीं। यार, 3 दिन बीत गए। उस सामने वाले पानी पूरी की दुकान पर बहुत ज्यादा भीड़ रहती है और हमारी दुकान पर लोग आते ही नहीं। क्यों? जबकि मैं तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट पानी पूरी बनाता हूँ। मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ। हाँ, वो बात तो सही है तेरी नागेश, लेकिन ये मुंबई है यार। तेरे पानी पूरी का स्वाद बहुत अच्छा है। ये बात लोगों को तभी पता चलेगी ना जब लोग तेरी दुकान पर आएंगे। लेकिन उसके लिए करेंगे क्या? कोई प्लान है क्या तेरे पास? नहीं, अभी प्लान तो नहीं है। इतने दिनों से मुंबई में रहता है, तेरे पास बुद्धि नाम की चीज ही नहीं है। मैंने सुना है वो सामने वाला बहुत तीखा पानी पूरी बनाता है। हम उससे डबल तीखा बनाएंगे। शाम को घर पर पहुंचने के बाद नागेश ने बहुत ही तीखा मसाला तैयार किया और एक बोर्ड भी बनाया, जिस पर उसने लिखा कि हमारे यहाँ की पानी पूरी लड़कियां और महिलाएं बिल्कुल भी खाने ना आए। हमारे यहाँ की पानी पूरी सिर्फ असली मर्द लोग ही खा सकते हैं। यार, तूने बोर्ड पर लिख तो दिया कि हमारे यहाँ सिर्फ असली मर्द ही पानी पूरी खा सकते हैं, लेकिन लड़कियों और औरतों का क्या? सबसे ज्यादा बिक्री तो लड़कियों से ही होती है ना। तू बस देखता जा भाई, 3 दिनों के अंदर हमारा धंधा कई गुना बढ़ जाएगा। अगले दिन नागेश ने ठेले के बाहर उस बोर्ड को लगा दिया। अब वहाँ पर जितने भी लड़के और आदमी थे, उनके ईगो को ठेस पहुँची और सभी लड़के और आदमी नागेश की दुकान पर ही पानी पूरी खाने आ गए। वाह यार, इतनी तीखी और इतनी स्वादिष्ट पानी पूरी मैंने आज तक नहीं खाई। कमाल कर दिया तूने। आज से हम सब जो है रोज यहीं पर आएंगे। हाँ। इसके बाद सभी आदमी और लड़के तो उसकी दुकान पर आने लगे, जिससे सामने वाले का धंधा डाउन पड़ गया। लेकिन लड़कियां और औरतें ये सब पढ़कर अभी भी उसकी दुकान पर नहीं आती थी। चलो, कम से कम हमारी दुकान पर लड़के और आदमी तो आने लगे, उन्हें स्वाद भी अच्छा लगा। लेकिन औरतों और लड़कियों का क्या? अगर लड़कियां भी हमारी दुकान पर आने लगे तो फिर हमारा धंधा आसमान छू जाएगा, क्योंकि तेरे हाथों में जादू है नागेश। टेंशन मत ले यार, कल से लड़कियां और औरतें भी आने लगेंगी, देख लेना। अरे लेकिन लड़कियां हमारी दुकान पर क्यों आएंगी यार? तूने बोर्ड पर लिख रखा है कि लड़कियां और औरतें नहीं आ सकती यहाँ। अगले दिन शाम को नागेश ने फिर से पानी पूरी का ठेला लगाया और उसने एक बोर्ड और लगा दिया। हमारे यहाँ अनपढ़ लड़कियों और औरतों को मुफ्त में पानी पूरी खिलाए जाते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़कियों का ग्रुप आ गया। क्या बात है, आज तो हम लोग पेट भरकर पानी पूरी खाएंगे। वे लड़कियाँ नागेश के पास गयी और सबने खूब पेट भरकर पानी पूरी खाया। खाने के बाद वो वहाँ से जाने लगी। अरे मैडम, कहाँ जा रही हैं आप लोग? कम से कम पैसे तो देते जाइए। अरे, तुमने ही तो यहाँ पर लिख रखा है कि अनपढ़ों को फ्री में पानी पूरी। हम सब लोग अनपढ़ हैं। आप नहीं मैडम, लाल सूट वाली, आप पढ़कर बताइए क्या लिखा हुआ है। हाँ भैया, साफ साफ तो लिखा हुआ है कि अनपढ़ों को फ्री में पानी पूरी खिलाएंगे आप। हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। नागेश बारी बारी से सभी लड़कियों से बोर्ड पर लिखी हुई लाइन पढ़ने के लिए बोलता है और सभी लड़कियों ने पढ़कर उसे बताया
कि अनपढ़ लड़कियां फ्री में पानी पूरी खा सकती हैं। अगर आप लोग पढ़ी लिखी नहीं है तो फिर ये सब कैसे पढ़ लिया आपने? दीजिए, पैसे दीजिए। उन लड़कियों को पैसा देना पड़ा, लेकिन लड़कियों ने बुरा नहीं माना, क्योंकि नागेश की पानी पूरी स्वादिष्ट जो थी, उन सभी लड़कियों को पानी पूरी का स्वाद बहुत अच्छा लगा। इसलिए उस दिन के बाद से सारे लड़के लड़कियां नागेश की दुकान पर ही पानी पूरी खाने आने लगे और उसका धंधा खूब चलने लगा। उसने खूब पैसा कमाया और मुंबई में खुशी खुशी रहने लगा। मनोहर पानी पूरी का ठेला चलाता था। उसकी एक 4 साल की बेटी थी और पत्नी शोभा दोबारा गर्भवती थी। मनोहर का परिवार बढ़ रहा था, इसी चिंता में वो ज्यादा मेहनत करता था। सुबह जल्दी उठकर पानी पूरी बनाने की सारी तैयारी करके मनोहर जल्दी ही काम पर निकल जाता था और शाम तक ठेले पर पानी पूरी बेचता था। मनोहर की पानी पूरी लोगों को बहुत पसंद थी, इसलिए ग्राहक भी आ ही जाते थे। मनोहर, पानी पूरी खिला भाई। आटे की या सूजी की भैया जी? दोनों तरह की खिला दे। है भाई, तेरी पानी पूरी खाने में इतनी स्वादिष्ट होती है कि मजा आ जाता भाई। हाँ मनोहर भैया, 40 रुपए की पानी पूरी पैक कर देना, पानी थोड़ा ज्यादा कर देना। अभी कर देता हूँ। आने जाने वाले लोगों की नजर मनोहर के ठेले पर पड़ ही जाती थी और पानी पूरी तो एक ऐसी चीज है जिसे देखकर मुंह में पानी आ ही जाता है। इसलिए लोग उसके ठेले पर रुककर पानी पूरी खाते और आगे बढ़ते। पर कुछ दिनों से मनोहर के ठेले पर भीड़ आनी कम हो गई थी, क्योंकि मानसून आ गया था और रोजाना ही तेज बारिश आ जाती थी। इसलिए लोग सड़क पर कम रुकते थे। बिक्री पर असर होने से मनोहर की रोजी रोटी पर भी असर पड़ा था। ये लो, रोटी खा लो। शुभा, क्या बात है? चिंता में दिखाई दे रही हो। पूजा कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। वो पड़ोस वाली माला के घर खेलने गई है। वो शरद बाबू आए थे, मकान का किराया मांग रहे थे। बोल रहे थे 15 दिन ऊपर हो गए हैं, उन्हें अगले हफ्ते तक किराया चाहिए, नहीं तो हमें ये घर खाली करना पड़ेगा। उन्हें हमसे ज्यादा किराया देने वाले किराएदार मिल रहे हैं। अरे तू चिंता मत कर, इस हालत में तू चिंता करेगी तो बच्चे पर भी असर पड़ेगा। मैं शरद जी को कल बोल दूंगा, वो मुझे कुछ दिन की मोहलत और दे देंगे। मनोहर शोभा को तसल्ली दे देता है, पर वो खुद ही बहुत परेशान था, क्योंकि उसी शाम जब वो काम से लौट रहा था तो लोगों में बारिश और तूफान को लेकर चर्चा बनी हुई थी। अरे मनोहर, तुमने सुना क्या? मौसम विभाग का कहना है कि अगले 4 दिनों तक भीषण तूफान और बारिश के संकेत हैं भैया। सड़कों पर पानी भरा रहेगा, इसलिए हम सब ने तो सोचा है कि कुछ दिन घर से ही ना निकले। तुम ठीक कह रहा भैया, 2-4 दिन अब घर पर ही आएंगे। वैसे भी मेरी अच्छी खासी बिक्री हो जाती है, पर डर भी तो है बारिश में अगर बाढ़ आ गई तो, सड़कों पे पानी भर गया तो, है घर नहीं लौट पाए तो। मैं तो सोचकर ही घबरा रहा हूँ भैया। चलो भाई चलो, समय से घर चलते हैं भैया। मनोहर उस शाम को हुई इस बात के बारे में सोच सोच कर करवट बदल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अगले दिन जाए या नहीं, पर उसे मकान का किराया भी चुकाना था। इसलिए वो मकान मालिक शरद से बात करने जाता है। शरद जी, मैं अगले महीने तक आपको किराया दे दूंगा। अभी बारिशों का सीजन है तो काम बिल्कुल भी नहीं है। देख मनोहर, मैंने घर किराए पर देने से पहले ही ये शर्त रखी थी कि मुझे किराया समय पर चाहिए, पर तू हर बार ही किराया लेट कर देता है। अब मैं और देर नहीं कर सकता। तू अगले 2 दिन तक मेरा किराया दे दे, वरना घर खाली कर दे। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि तेरे से बात करूं, मुझे काम से जाना है। मनोहर चिंता में घुला घर लौट आता है। उसके पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए वो अगले दिन फिर से पानी पूरी का ठेला लेकर काम पर जाने लगता है। पड़ोस की सुनीता भाभी कह रही थी कि अगले 2 दिनों तक बहुत बारिश होने वाली है, आप 2-3 दिन काम पर ना जाओ तो अच्छा है। शोभा, मैंने शरद जी से बात की थी, वो नहीं मान रहे हैं। उन्हें अगले 2 दिन में किराया चाहिए, इसलिए मुझे पानी पूरी का ठेला लगाने जाना ही होगा। मनोहर घर से निकल पड़ता है। वो ठेला लेकर जब अपनी जगह पर पहुंचा तो उसने देखा आज बहुत कम ठेले वाले खड़े थे। उसे पता था कि सबने पहले ही मना कर दिया था, इसलिए सब 2-3 दिन घर पर ही रहेंगे। मनोहर अभी अपना ठेला तैयार कर ही रहा था कि अचानक तेज बारिश शुरू हो गई और बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। मनोहर का पूरा ठेला बारिश के पानी से भीग चुका था। उसका बहुत नुकसान हो गया था। हे भगवान, कितना नुकसान हो गया। सोचा था आज थोड़ी कमाई हो जाएगी तो किराए के थोड़े पैसे देकर शरद जी को संभाल लूंगा, और अब क्या करूं? आज तो एक पाई की भी कमाई नहीं हुई। अब तो वापस घर जाने के सिवा कोई रास्ता नहीं, घर ही चला जाता हूँ। बारिश का पानी सड़कों पर भर रहा है, अगर कुछ देर और रुका तो यहीं फंस जाऊंगा। मनोहर अपने ठेले को अभी लेकर जा ही रहा था कि अचानक से एक गाड़ी तेजी से आती है और सड़क पर फिसलती हुई एक पेड़ से टकरा जाती है। अचानक हुए ऐसे हादसे से मनोहर दंग रह जाता है।
वो देखता है कि गाड़ी एक महिला चला रही थी और बराबर में उसके एक छोटी बच्ची बैठी हुई थी। महिला की ज्यादा चोट आई थी और वो बेहोश हो गई थी। बच्ची को खरोंचे आई थी और वो दर्द से रो रही थी। मनोहर उनके पास जाता है और रोती हुई बच्ची को गोद में उठा लेता है। लोग उसका साथ देने से मना कर देते हैं। हे भगवान, न जाने ये कौन है। चुप हो जा बिटिया, इसके तो हाथ पर चोट आई है। अगर इन्हें कुछ ही देर में अस्पताल नहीं ले गया तो अनर्थ हो जाएगा। ए भैया, जरा ऑटो रोको। ए भैया, आओ भैया, जरा गाड़ी रोको। कोई रोक ही नहीं रहा, कोई भी मदद करने को तैयार नहीं हो रहा है। मैं इन दोनों को इस हालत में यहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। मेरी आत्मा इसके लिए कभी हाँ नहीं कहेगी। अब मैं क्या करूं? अब तो एक ही रास्ता बचा है। मनोहर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस महिला की हालत गंभीर होती जा रही थी। उसके खून बह रहा था। मनोहर जल्दी से अपने ठेले का सामान उतारता है और बड़ी मुश्किल से उस औरत को अपने ठेले पर लिटाता है और बच्ची को भी साथ में ठेले पर बिठाकर बारिश में भीगता हुआ बड़ी मुश्किल से एक अस्पताल में पहुंचता है। उसे इस हालत में देखकर अस्पताल के डॉक्टर और नर्स जल्दी से उस महिला को एडमिट करते हैं। मनोहर उस रोती हुई बच्ची को संभाल रहा था। बच्ची के हाथ में चोट थी। मनोहर ने अपने मोबाइल से अपनी पत्नी शोभा को भी फोन कर दिया था ताकि वो परेशान न हो। कुछ घंटों बाद महिला को होश आता है। वो अपने पति को फोन मिलाती है। कुछ देर बाद उसका पति हॉस्पिटल पहुंचता है और अपनी पत्नी और बच्चे की हालत देखकर घबरा जाता है। डॉक्टर, सुषमा कैसी है? ये सब क्या हो गया? सुषमा, मुझे तो लगा था तुम अपनी मम्मी के घर पहुंच चुकी होगी। रोहित, मैं घर से निकली थी तो बारिश नहीं थी। मैंने सोचा आराम से पहुंच जाऊंगी, पर अचानक पता नहीं क्या हुआ, मैं गाड़ी संभाल नहीं पाई। कीचड़ में वो फिसलती चली गई और उसके बाद तो मुझे होश ही नहीं था। रोहित, ये भैया बहुत अच्छे हैं। आज इन्होंने मेरी और स्वाति की जान बचाई है। आपकी वाइफ ठीक कह रही है। आज की दुनिया में ऐसी मदद कोई नहीं करता। हमने अपनी आंखों से देखा था। ये भैया बारिश में अपने ठेले पर आपकी पत्नी और बच्ची को हॉस्पिटल लेकर आए थे। मैं आपका एहसान किस तरह से चुकाऊंगा? आपने जो मेरे लिए किया है, उस एहसान के बदले में आपके लिए कुछ भी कर सकूं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। बाबूजी, ये तो मेरा धर्म है। अगर मुसीबत में पड़े लोगों की जिसने सहायता नहीं की तो वो इंसान ही क्या। रोहित को पता चलता है कि मनोहर पानीपुरी का ठेला चलाता है। वो देखता है कि मनोहर बहुत गरीब और मजबूर है, जो अकेले ही बड़ी मुश्किल से अपना परिवार चला रहा है। मनोहर भैया, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका मकान का किराया भी भर जाएगा और आपके परिवार की परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। आपकी अपनी पानीपुरी और चाट की दुकान होगी, जिसको खुलवाना मेरी जिम्मेदारी है। रोहित की बातें सुनकर मनोहर के चेहरे पर खुशी झलक आती है। कुछ ही दिनों में रोहित मनोहर को पानीपुरी और चाट की एक बड़ी और अच्छी दुकान खुलवा देता है। मनोहर को उसकी अच्छाई का फल मिल जाता है और उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं।